बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्थमा एंड सीओपीडी। ये दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं, जिसमें मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में ये होता है कि जो इंस्पायरेशन होते हैं वो नॉर्मल होता है, यानी हम जो बाहर से एयर लेते हैं वो नॉर्मली लेते हैं, लेकिन इसकी बरक्स जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, गैसेस को बाहर निकालते हैं, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। तो उसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं वो सही तरह से एक्सेल नहीं होता और हमारी बॉडी में वो रह जाते हैं, एकमुलेट हो जाते हैं। तो दोनों जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एस्थमा के पेशेंट आए फॉर द सर्जरी और जिसको हमें एनेस्थीसिया देना है, तो हमें कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेगी। इसी तरह सीओपीडी की पेशेंट में जब हम उसको एनेस्थेटाइज़ करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो पहले हम उसकी थोड़ा सा पैथोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसका मेडिकल मैनेजमेंट और फिर एनेस्थीसिया मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे एस्थमा और सीओपीडी की। सो पहले आती है टुवर्ड द एस्थमा। इट इज़ इन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का मतलब ये है कि ये जो एस्थमा काज होते हैं ये बेसिकली ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवे। ये लंग्स की डिज़ीज़ नहीं है, ये एयरवे की डिज़ीज़ है। तो एयरवे की जब इन्फ्लेमेशन होते हैं तो उसकी वजह से फिर एस्थमा काज होते हैं। अब इन्फ्लेमेशन के दौरान आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। तो एस्थमा के अंदर भी जो चूँकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो इसी दौरान जो ब्रोंकाई हैं और ब्रोंकियल मसल्स हैं वो उनकी सेल से कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन मीडिएटर रिलीज़ होती है दैट इज़ द हिस्टामिन, और इसके अलावा दूसरी केमिकल्स भी सीक्रेट होते हैं। तो इसी केमिकल जो कि सीक्रेट होते हैं जिसको हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कहते हैं, इट काज द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई करते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई नैरो हो जाते हैं और एयरवे के अंदर एडिमा बन जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं एयरवे की, वो एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस भी सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ तो आपके साथ जो एयरवे है वो नैरो हो चुके हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से एडिमा बन चुके हैं। तो ऑलरेडी एयरवे जो है वो नैरो है, इसके अलावा म्यूकस भी वहाँ पर एकमुलेट हो जाते हैं, तो एयरवे और भी नैरो होते हैं और जो ब्रीथिंग हम करते हैं उसमें हमें डिफ़िकल्टी होते हैं, जिसकी वजह से कफ होता है। ठीक है, और सांस जब हम लेते हैं, अगर हम स्टेथोस्कोप के थ्रू चेस्ट को अस्कल्टेट कर ले तो वहाँ पर वीज भी होगा एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। तो एस्थमा जो है वो जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी होती है, कफिंग भी होते हैं। तो जो हमारी डेली लाइफ है उस पर उसका असर पड़ता है और बाज़ औक़ात ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम एस्थमा अटैक कहते हैं। अब जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियल मसल्स जो है जो नैरो होते हैं, तो एक तो उसका कॉज है हमारे पास इन्फ्लेमेशन, इसके अलावा मसल स्पाज़म भी होते हैं, एडिमा बनते हैं। ठीक है, और सिक्रीशन भी ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होते हैं। अब अस्थमा के कुछ टाइप हैं। एक को हम कहते हैं चाइल्डहुड अस्थमा, जिसको हम एटोपिक और एपिसोडिक अस्थमा भी कहते हैं। ये मोस्टली हमारे पास बच्चों में होते हैं और ये एपिसोडिक होते हैं, यानी एक ख़ास टाइम के ऊपर इसका अस्थमा का अटैक आते हैं बच्चों के अंदर। अब एपिसोड के दरमियान जो अटैक ऑफ द अस्थमा होते हैं, उसमें एपिसोड के दौरान तो हमें पता चलता है कि ये अस्थमेटिक अटैक है, लेकिन एक एपिसोड और दूसरे एपिसोड के दरमियान जो अस्थमा का अटैक नहीं होते उसमें पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब उस पर अस्थमा का अटैक आते हैं तो फिर उसकी ऊपर जो है सिम्टम अपीयर होते हैं। लेकिन यूजुअली ये बच्चों में होते हैं और आफ्टर 10 ईयर ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं।
दूसरा है हमारे पास एडल्टहुड अस्थमा, जो कि यूजुअली एडल्ट्स में आते हैं और फॉर लॉन्ग टाइम जो है फिर उसमें रहते हैं, जिसको हम क्रोनिक अस्थमा भी कहते हैं। और तीसरा है स्टेटस एस्थमेटिकस। ये हमारे पास अस्थमा का सीवियर यानी सीरियस टाइप है, जो कि बच्चों और एडल्ट दोनों में आते हैं, और ये इसके लिए हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यानी ये एक टाइप ऑफ एस्थमेटिक अटैक होता है, जिसमें सीवियर टाइप ऑफ एस्थमा फेस होते हैं बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट में। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एस्थमेटिक अटैक को ट्रिगर करते हैं, उसको प्रोवोक करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं? तो उसमें हमारे पास है कोल्ड एयर। अगर हम कोल्ड एयर को इनहेल करें, स्मोकिंग, डस्ट, एमोशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, हेवी एक्सरसाइज और ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास एस्थमेटिक अटैक को इंक्रीज़ करते हैं। यानी अगर ये चीज़ें मौजूद हो तो उस बंदे में चांसेस ऑफ एस्थमा ज़्यादा होते हैं। अब एस्थमेटिक पेशेंट का हमें किस तरह पता चलेगा, उसके साइन सिम्टम क्या होगी? तो एक तो हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जिसको हम डिस्निया कहते हैं। चेस्ट जो है वो टाइट होगा, और सांस जब हम लेते हैं तो हमें पेन महसूस होगा। तो इसीलिए वजह से हमें जो नींद के दौरान हमें प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा वीजिंग भी होते हैं चेस्ट को अगर हम अस्कल्टेट करें, और कफिंग भी ज़्यादा होते हैं। और जब वो अस्थमेटिक पेशेंट एयर को एक्सेल करते हैं, यानी एयर को बाहर निकालते हैं, तो इसी दौरान वेस्लिंग साउंड होंगी, सीटी की तरह जो है साउंड हमें दिखाई देगा। इसके डायग्नोसिस क्या हैं? तो यूजुअली एक्सरे के ऊपर ये डायग्नोज नहीं होती, क्योंकि ये एयरवे की डिजीज़ है, लंग्स की नहीं है, तो इसलिए हमें एक्सरे पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आर्टीरियल ब्लड गैसेस अगर हम करें तो उसमें हमारे पास PO2 जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। यानी pH जो है वो एसिडोटिक होगा, ठीक है। यानी इसमें अगर हम कह दें कि इसमें कंप्लीट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, जिसमें हमारे पास अब हम FEV1 यानी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड वो मालूम करते हैं, और फिर एक्सपायरेटरी फ्लो रेट वो हम मालूम करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है एस्थमेटिक पेशेंट की? तो एक हम ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर हमें क्या करते हैं कि जो हमारा एयरवे है उसको वो रिलैक्स करते हैं। तो जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो मसल जो है वो भी रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एयरवे है वो डायलेट हो जाते हैं, तो हमें सांस आसानी से हम ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग जो है वो कफिंग को भी ख़त्म करते हैं, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है उसको भी ख़त्म करके आसानी से फिर हम सांस लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर में जो हम यूज़ करते हैं दैट इंक्लूड एल्ब्यूट्रॉल, अमाइनोफाइलिन और साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल जो है ये मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एप्राट्रोपियम जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। एप्राट्रोपियम और साल्ब्यूटामोल, ये दो ड्रग्स जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ नेबुलाइजेशन। इसके अलावा हम स्टीरॉइड भी दे सकते हैं जो कि एयरवे इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेंगे। IV भी दे सकते हैं, और नेबुलाइजेशन के थ्रू इन्हेलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, और इसके अलावा हम जो मिथाइल प्रेंडेंसिलोन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एप्राट्रोपियम भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि एटेम के नाम से आते हैं, नेबुलाइजेशन के थ्रू हम लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी का PO2 कम है, ABGs आपने किए और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो फिर हम ऑक्सीजन थेरापी देंगे, यानी ऑक्सीजन देंगे। लेकिन ऑक्सीजन जब हम देंगे तो वो टाइट्रेटेड अमाउंट में देंगे, कम अमाउंट में जो देंगे, ताकि पेशेंट का जो PO2 है वो जस्ट इंक्रीज हो जाए, सेचुरेशन उसका नॉर्मल हो। क्योंकि जब आप ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो एस्थमेटिक में तो हमारे पास ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, तो जब आप जितना ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो आपको ऑक्सीजन जो है वो कैलकुलेटेड अमाउंट में देना पड़ता है। अब एनेस्थीसिया में हम एस्थमेटिक पेशेंट को किस तरह मैनेज करेंगे? तो प्री ऑपरेटिवली आप देंगे ब्रोंकोडायलेटर,
स्पेशली नेबुलाइजेशन में। उसमें आप साल्ब्यूटामोल भी दे सकते हैं जो कि वेंटोलिन के नाम से आते हैं, या इप्राट्रोपियम भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एटम के नाम से आते हैं। इस तरह स्टेरॉइड भी आप यूज़ करेंगे, वो भी इन फॉर्म ऑफ नेबुलाइजेशन। इन दोनों को मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का हार्ट रेट ज़्यादा है तो फिर आप जो साल्ब्यूटामोल वेंटोलिन के नाम से आते हैं वो नहीं यूज़ करेंगे, फिर आप एटम यूज़ करेंगे, इप्राट्रोपियम, और साथ ही स्टेरॉइड के साथ मिक्स करके नेबुलाइजेशन के थ्रू देंगे। इसके अलावा ऊटी का जो एसी है उसको भी स्विच करते हैं, क्योंकि जो कोल्ड एयर अगर वो इनहेल करते हैं तो हमने रिस्क फैक्टर में पढ़ा कि कोल्ड एयर भी अस्थमा का एक ट्रिगर है, तो हम उसको भी उससे भी अपने आप को बचाएंगे। इंट्राऑपरेटिवली जब पेशेंट एनेस्थेटाइज हो जाए तो फिर हमें हाइपोक्सीमिया को हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा जो है वो कैलकुलेटेड अमाउंट में देंगे ताकि हाइपरकेपनिया भी ना हो जाए। इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन और थायोपेंटॉन नहीं देंगे, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करते हैं और थायोपेंटॉन जो है वो हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं। इंट्यूबेशन से पहले आप लोगों को लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे करना पड़ता है एयरवे के ऊपर, ताकि ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन जब आप लेरिंगोस्कोप डालते हैं तो इससे ब्रांकोस्पाज्म ना हो जाए। केटामीन जो है वो चॉइस ऑफ एजेंट है, ये याद रखें, क्योंकि केटामीन इज़ अ ब्रांकोडायलेटर, इसलिए केटामीन जो है वो चॉइस ऑफ एजेंट है एस्थमेटिक पेशेंट में। अब आते हैं टुवर्ड द COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सब COPD का मतलब ये है, ये भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। जिस तरह हमारे पास एस्थमा था, लेकिन एस्थमा अटैक के फॉर्म में आते हैं, और COPD जो है ये क्रॉनिक होता है, फॉर लॉन्ग टाइम ये प्रेजेंट होता है। इसमें भी एयर फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं। अब COPD में दो चीज़ें होते हैं। COPD के पेशेंट में एक होगा हमारे पास ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, और दूसरा होगा एम्पाइसीमा, जिसमें ब्रोंक्यूल जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो आपको किस तरह पता चलेगा? सांस लेने में भी तकलीफ होगी, और दूसरा प्रोडक्टिव कफ होगा, यानी कफ में स्पूटम आएंगे। एम्पाइसीमा में हमारे पास ब्रोंक्यूल जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। तो उसको हमें किस तरह पता चलेगा कि पेशेंट को ब्रीथिंग के दौरान डिफ़िकल्टी भी होगी और दर्द भी होगा। तो ये दो कंडीशन, ब्रोंकाइटिस और एम्पाइसीमा, इसको कंबाइनली हम अगर ये किसी में पेशेंट है फॉर लॉन्ग टाइम तो फिर हम इसको COPD कहते हैं। साइन सिम्टम क्या होंगी इस पेशेंट में? तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होंगी, ख़ास तौर पर जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं। वीजिंग होगा, चेस्ट टाइटनेस एंड पेन होगा, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होगा। इस्थमा से हम इसको डिफ़र करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एस्थमा एंड COPD ये है कि उसमें कफ प्रोडक्टिव कफ नहीं होता, सिंपल कफ होता है एस्थमेटिक पेशेंट में, जबकि COPD में प्रोडक्टिव कफ होगा। और जो स्पूटम होंगी दैट विल बी क्लियर भी हो सकते हैं, वाइटिश भी हो सकते हैं, येलोइश भी हो सकते हैं, और ग्रीनिश भी हो सकते हैं। इसके अलावा चूँकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा बनते हैं, तो जो लिप्स और फिंगर नेल्स होंगे वो ब्लू कलर नज़र आएंगे। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन का भी ज़्यादा होगी और वेट लॉस भी होगा। COPD चूँकि क्रॉनिक डिजीज़ है, फॉर लॉन्ग टाइम होते हैं, तो इससे और भी कॉम्प्लिकेशन काज हो सकते हैं, लाइक उसमें है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। जो COPD पेशेंट होते हैं उसमें कॉमन कोल्ड, फ्लू और निमोनिया की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब ये COPD पेशेंट में भी मौजूद हो और साथ ही इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो ब्रीथिंग है उसमें फर्दर डिफ़िकल्टी आ सकते हैं और लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। हार्ट अटैक क्यों आ सकते हैं? ड्यू टू द हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब कम हो जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर कम होते हैं, इसका मतलब यह है कि हार्ट की मसल को भी ऑक्सीजन कम मिलेंगे और वहाँ पर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। लंग कैंसर, अक्सर जो हमारे पास COPD की पेशेंट होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं, और स्मोकिंग जो है ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को और भी इंक्रीज़ करते हैं, यानी COPD को और भी ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकते हैं।
स्पेशली वो आर्टरीज़ जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर आते हैं इनटू द हार्ट, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि ये पल्मोनरी वेसल में जो है नर्विंग काज करते हैं, तो इसलिए हम इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। डायग्नोसिस, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम किस तरह मालूम करेंगे कि जो स्पायरोमीटर हमारे पास होते हैं, तो उसमें हम बंदे को कहते हैं कि आप इसमें एयर ब्लो करें। तो जब वो एयर उसमें ब्लो करते हैं तो फिर हम उसके वहाँ पर प्रेशर और फोर्स मालूम करते हैं। अगर प्रेशर और फोर्स ठीक है, उसमें इस स्पायरोमीटर में ये इस तरह कॉलम होते हैं, ठीक है, 3 कॉलम्स होते हैं और उसमें बॉल्स होते हैं और इससे जो है एक पाइप निकलता है यहाँ पर, तो इस पाइप में वो एयर देते हैं, ब्लो करते हैं। तो अगर हमारे पास तीनों बॉल्स जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी फोर्स ऑफ एक्सपायरेशन भी ज़्यादा है, एक्सपायरेशन, और प्रेशर भी ज़्यादा है, यानी उसमें COPD के चांसेस कम है। अगर 2 है तो उसमें चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, अगर 1 है तो उसमें भी ज़्यादा है। अगर बिल्कुल नहीं कर सकते तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ COPD है। चेस्ट एक्सरे पर आपको एम्पाइसीमा नज़र आएगा, जो ब्रोंकाई होंगी, जो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होंगे वो डायलेटेड होंगे उसमें। इस तरह सिटी स्कैन में भी आप लोगों को एम्पाइसीमा नज़र आएगा। और आर्टीरियल ब्लड गैसेस में आप लोग के साथ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा, pH लो होगा, PO2 भी लो होगा और PCO2 ज़्यादा होगा। अच्छा, मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? तो जिस तरह अस्थमा का मैनेजमेंट है उसी तरह COPD का मैनेजमेंट है। एनेस्थीसिया के दौरान भी वही सेम मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट भी वही सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट में हम एंटीबायोटिक नहीं देते, जबकि COPD में हम वो तमाम ड्रग्स यूज़ करेंगे जो हम एस्थमा में यूज़ करते थे, लेकिन एडिशन हम क्या करते हैं उसमें कि एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि इसमें रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। बाकी एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट जो है वो सेम है एज द आस्थमा। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट द एस्थमा एंड COPD कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, साइन सिम्टम क्या होगी, पैथोलॉजी क्या है, और फिर एनेस्थीसिया के लिए अगर ये पेशेंट आ जाए तो हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो एस्थमा और COPD तकरीबन सेम ही है। उसमें डिफरेंस ये है कि एस्थमा में कोई प्रोडक्टिव कफ नहीं होगा, सिंपल कफ होता है और इन्फेक्शन भी नहीं होता, जबकि COPD में ये दोनों होते हैं। मैनेजमेंट में ये फ़र्क है, दोनों की सेम है, लेकिन फ़र्क ये है कि COPD में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो इसमें अगर फिर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।